बात करते हैं बीजेपी के मिशन दक्षिण की, जिसमें वो अपने पुराने सहयोगियों को तेजी से अपनी तरफ लाने की कोशिश में लगी है। सूत्रों के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और बीजेपी आंध्र प्रदेश में गठबंधन कर सकते हैं। इन संकेतों के बीच कल टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू और गृहमंत्री अमित शाह के बीच एक बैठक भी हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह के बीच गठबंधन के स्वरूप को लेकर चर्चा हुई। टीडीपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि एनडीए के पुराने स्वरूप को फिर से स्थापित किया जाए। कल की बैठक में गठबंधन से फायदे और नुकसान की चर्चा हुई। इस बात पर भी चर्चा हुई कि गठबंधन से सरकार विरोधी मुस्लिम वोट में बिखराव तो नहीं आएगा। गठबंधन की सूरत में बीजेपी का वोट बैंक पर असर तो नहीं पड़ेगा। इस सब के अलावा चर्चा में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में लोगों के बीच एक धारणा बनी हुई है कि जगन रेड्डी और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व एक साथ हैं। उसको लेकर भी लोगों से फीडबैक लेना होगा। चंद्रबाबू नायडू और गृहमंत्री अमित शाह के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि जल्द ही अपनी अपनी पार्टी से जमीनी फीडबैक लेकर दोबारा बैठक करेंगे। कुल मिलाकर टीडीपी के एनडीए के साथ आने पर अगले हफ्ते भर या 10 दिन में फैसला आ जाएगा या लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दक्षिण भारत में इसलिए भी पुराने साथियों की वापसी कराना चाहती है क्योंकि उत्तर भारत में वो अपने सर्वोच्च स्थान के करीब है। 2014 और 2019 में उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने 90% से 100% तक सीट जीती थी। ऐसे में उसके लिए इस क्षेत्र में और सीटें जीत पाने की संभावना बहुत कम है, जबकि दक्षिण भारत में सीट और वोट बढ़ाने की अपार संभावना है। बीजेपी की कोशिश है कि एनडीए के पुराने साथियों को जोड़कर आंध्र प्रदेश में ताकत बढ़ाई जाए। वैसे 2019 की बात करें तो दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं रही है। दक्षिण भारत में 130 लोकसभा सीट हैं। 2019 में यहां एनडीए को सिर्फ 30 सीट मिली थी, यानी सिर्फ 23% सीट जीतने में कामयाबी मिली। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को 59 सीट मिली थी, अन्य को 41 सीट मिली थी। अगर राज्यवार बात करें तो बीजेपी को 2019 में कर्नाटक में 25, तमिलनाडु में 0, केरल में 0, आंध्र प्रदेश में 0, तेलंगाना में 4 सीट मिली थी। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी के पास ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलकर, तेलंगाना में अकेले और आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण और टीडीपी के साथ मिलकर कुछ सीटों को हासिल करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। एक तरफ बीजेपी एनडीए को मजबूत कर रही है, कांग्रेस के सहयोगियों को एक एक करके तोड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर तीखे हमले भी कर रही है। इसी हमले को आज और धार देने के लिए मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के कथित आर्थिक कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। कल लोकसभा में इस श्वेत पत्र पर बहस होगी, लेकिन इससे पहले आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया और इसे अन्याय काल का नाम दिया। कांग्रेस द्वारा जारी इस ब्लैक पेपर में 2014 से 24 के बीच सरकार की नाकामियों का जिक्र है। श्वेत और श्याम दोनों पेपर्स में भर भर कर आरोप लगाए गए हैं। पहले सरकार के श्वेत पत्र की बात करें तो इसमें कहा गया है कि यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की, नेतृत्व की कमी थी, औसत महंगाई 8.2% रही, अच्छी अर्थव्यवस्था को नॉन परफॉर्मिंग बनाया गया, जिससे सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी हुई। यूपीए काल में रुपए में भारी गिरावट हुई, नीतिगत अनिश्चितता पैदा हो चुकी थी, बैंकिंग सेक्टर संकट में था, 2G और कोयला घोटाले ने देश की आत्मा को झकझोर दिया, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई थी, जिससे भारत एक नाजुक अर्थव्यवस्था बन गया था, भारी कर्ज लिया गया था, राजकोषीय घाटा बढ़ गया था, राजस्व का भी गलत इस्तेमाल हुआ। ऐसा करने से हर सेक्टर पर खराब असर पड़ा। सबसे बड़ी बिजली कटौती हुई, जिससे 62 करोड़ लोग अंधकार में गए। जबकि कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में मोदी सरकार पर देश में भयंकर बेरोजगारी का आरोप लगाया। कहा गया कि 10 साल में युवा बेरोजगारी 3% बढ़ी, 3 करोड़ और लोग बेरोजगार हुए, किसानों पर संकट है, हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, SC, ST, OBC के खिलाफ अन्याय हो रहा है, SC, ST के खिलाफ अपराध 48% बढ़े हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते हुए हैं और धार्मिक आधार पर खुलेआम हिंसा हो रही है। जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का जिक्र है और आरोप है कि 2014 के बाद विपक्ष पर ईडी एक्शन 95% बढ़ा है। 4 राज्यों में पैसे के बल पर सरकार गिराई गई, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। 2022 में प्रतिदिन 86 रेप केस दर्ज हुए। इस सब के अलावा कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, बीजेपी लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के इन हमलों का जवाब पीएम मोदी ने खुद दिया। उन्होंने कहा कि काले कपड़ों में सदन को फैशन शो देखने का भी मौका मिला। 10 वर्षों में जो काम हुआ उनको किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए आज खड़गे जी काला टीका लगाकर आए। दोनों तरफ से हुए राजनीतिक हमले पर किसने क्या कहा, एक बार ये भी सुन लीजिए। खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए, ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोजू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है
काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। वो तो सत्ता का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव में व्हाट्सएप करें।